मैं प्रोफेसर राजीव आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक दो चीजें, एक तो मेरे किसी दर्शक ने कहा है कि आपने जब केजरीवाल साहब पटना से चले गए तो आपने कहा था फूफा जैसे गुस्सा होके, और नीतीश और लालू जी को, क्या नीतीश और लालू जी गुस्सा होके नहीं गए हैं? ये केवल मीडिया का वो नैरेटिव है। नीतीश और लालू जी और स्टालिन साहब, ये सब लोगों का जहाज था, इनका जहाज को जल्दी जाना था। नीतीश जी अपने पीछे लल्लन सिंह जो उनके अध्यक्ष हैं उनको छोड़ के गए थे। लल्लन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। उसके बाद लल्लन सिंह की भी बाइट आई है, उन्होंने भी प्रेस से बात की है, नीतीश ने भी बात की है। और देखिए एक चीज इस इंडिया में एक चीज कोई नहीं भूल पाएगा, जो लल्लन ने कहा, लल्लन जी ने कहा कि इस पूरी चीज के सूत्रधार नीतीश है भाई। तो नीतीश को मैं भी जहां, वो नीतीश ऐसे पोजीशन नहीं कि मेरा ये हमारे मोदी जी की दिक्कत है कि ये सिर्फ मैं एक फोटो में आऊं, दूसरा नहीं आए, मैं अकेला रहूं। तो एक तो मैं ये बता दूं, ये दूसरा, एक मैं और आप लोगों को जानकारी दे दूं जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। तीस्ता सीतलवाड़ जी की रेगुलर बेल सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और उनको रेगुलर बेल मिल गई है। तो शी इज ऑन अ रेगुलर बेल नाउ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिन लोगों को ये इंटरेस्ट होगा उनके लिए इंटरेस्टिंग है। मेरा प्रोफेसर साहब एक चीज ये बताइए, अगर ये इंडिया वर्सेस भारत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जो खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इंडिया उसका क्या करेंगे? मतलब आप इस देश में अगर इंडिया निकाल के और कहेंगे कि नहीं अब भारत करेंगे, तो करेंगे क्या? क्योंकि ये तो इंडिया पर से है। हमारे घर में अगर आप पूछ लीजिए अपने बच्चों से, वो भारत तो कम बोलते हैं, इंडिया ज्यादा बोलते हैं। तो साहब इस पे और कल क्या तो भी हुआ उस पे एक आपका विचार। मैं हिमांशु जी की बात से अपनी शुरुआत करूं। इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, ये एक मुझे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए जितने दल थे, वो उनके लिए डेवलपमेंट का माने क्या है ये सब हम लोग जान चुके हैं। अब वो विकास जो जनहित केंद्रित है, और इसलिए आप चाहें तो यूनिवर्सल इनकम वाले मॉडल की बात करें, या फिर आप पुरानी पेंशन की वापसी की बात करें, या फिर अधिकारों के सवाल को लेकर के जनता को बीच में जाएं और कहें कि फंडामेंटल राइट्स के अनुसार जो नीतियां और जो प्रोग्राम होने चाहिए वो हम आपको प्रदान करेंगे। ये विकास का एक मॉडल है और उसका अपना एक इंक्लूसिव कैरेक्टर है जो हमारे सामने राष्ट्रवाद की नई परिभाषा दे रहा है। राष्ट्रवाद की वह परिभाषा नहीं है जो अब भाजपा और उनके सहयोगी दिया करते हैं, वो एक जो फ्रेम है वो चेंज हो रहा है। एक बात और हिमांशु जी, पता नहीं इस पर आप की टिप्पणी आज मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगले वाले कार्यक्रमों में मैं जरूर जानना चाहूँगा। अब तक बाजार राजनीति को तय करने की कोशिश कर रहा था और उसमें सफल हो गया था, लेकिन कल के दौर से और उसमें जिस तरह की घबराहट मुझे सत्ता पक्ष के लोगों में लगी, मुझे लग रहा है कि अब समाज राजनीति को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की तरफ जा रहा है। तो बाजार बनाम समाज, राजनीति कौन निर्धारित करेगा 2024 में, यह कुछ सुनिश्चित हो सकता है, क्योंकि समाज अगर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है और बाजार और कॉरपोरेट की ताकतों को यह दर्शाता है कि आपने पॉपुलिज्म बहुत कर लिया और उस पॉपुलिज्म के आधार पर हमें एक ऐसा इल्यूजन दे दिया, एक ऐसा सपना दिखा दिया जिस सपने को आप पूरा नहीं कर पाए, बल्कि उस सपने के विपरीत जाकर के आपने हमारी दिन प्रतिदिन की जीवन को और ज्यादा कठिन बना दिया। तो अब राजनीति को हम निर्धारित करेंगे, ये एक पक्ष मेरे को लगता है कि जो निकल करके आ रहा है। और जो कल प्रधानमंत्री के भाषण में जिस तरह की घबराहट, जिस तरह की छटपटाहट नजर आ रही थी, वो मुझे नजर आती है कि उसका मतलब क्या है। शाब्दिक हिंसा बहुत बुरी चीज है। शुरुआती दौर में हो सकता है कि वह गालियां हमको बहुत अच्छी लगती हों क्योंकि वो लोकप्रिय हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमको लगता है कि इन्हीं गालियों के चलते हमारी भावी पीढ़ी भी अपनी भाषा को निर्मित कर रही है, तो हम पीछे हटने लगते हैं। और यह कल के
उस भाषण के आधार पर, मैं अहमदाबाद में हूँ इस समय, और अहमदाबाद के अंदर जहां मेरी बात होती है उस भाषा को लोगों ने पसंद नहीं किया। पहली बार मुझे लग रहा है कि भाषा के प्रति जो एक हिकारत भरा दृष्टिकोण है वो निकल करके आ रहा है। अब रही बात इसकी कि कौन किसके साथ फोटो लेता है, हम सब जानते हैं नीतीश कुमार को, हम सब जानते हैं लल्लन सिंह को, हम सारे के सारे नेताओं को जानते हैं। उनकी अपनी फ्रेम, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, उनके अपने कमिटमेंट, उनकी अपनी कमजोरियां और उनकी अपनी मेरिट, ये सब लोगों को पता है, इन दूसरे पक्ष वालों की भी पता है। इसलिए आप जनता को अब ये नहीं कह सकते कि देखो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे, या सीताराम येचुरी क्या कर रहे थे, या ममता बनर्जी क्या कर रही थी। आप सही, अब ममता बनर्जी की जब आप हिंसा की बात करते हैं तो स्वाभाविक है कि लोग मणिपुर पूछते हैं, और मणिपुर ही नहीं पूछते हैं आनंद वर्धन जी, पूरे देश के अंदर इस समय जिस तरह की हिंसा है वो हिंसा हमको समझनी चाहिए। केवल शारीरिक हिंसा नहीं है, शाब्दिक हिंसा भी है, सांस्कृतिक हिंसा भी है, भावनात्मक हिंसा भी है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बड़ी बड़ी हिंसा के सामने और बड़ी होती चली जाती हैं, और हमको लगता है कि अचानक ये हो क्या रहा है। घृणा का माहौल आपने जिस तरह से पैदा किया है वो हमारे सामने है। अभी मेरे साथी ब्राह्मणवाद की बात कर रहे थे। ब्राह्मणवाद का सीधा मतलब है एकाधिकार होना, और एकाधिकार प्राप्त करने के बाद में लोगों को अधीनस्थ बनाए रखने के लिए विवश करते चले जाना, और उनके साथ इसलिए दुर्व्यवहार करना ताकि वो उस अधीनस्थता की जिंदगी को जिए। मतलब आज ब्राह्मणवाद की परिभाषा फोर्स्ड लेबर को लेजिटिमेसी देने की परिभाषा बन गई है, जो सांस्कृतिक भी है और राजनीतिक भी है। और ये सब पिछले 2014 के बाद इन लोगों ने बड़ी चतुराई के साथ लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश की है। लेकिन अब ये चीजें बड़ी तेजी से बदल रही हैं, और मुझे लगता है कि बेंगलोर में जो कुछ हुआ है वह एक, इसलिए उन्होंने कहा कि ये अलायंस है। इनको पता लगना चाहिए कि अलायंस में कोऑर्डिनेशन भी होता है, अलायंस के अंदर सॉलिडेरिटी भी होती है, अलायंस में कॉपरेशन भी होता है, लेकिन इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस भी होते हैं, और वो डिफरेंसेस हमारे वहाँ पर रहेंगे। राज्य के चुनावों के अंदर आप उन डिफरेंसेस को शायद देख पाएंगे, लेकिन जब देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को निर्मित करने का और राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव को स्थापित करने का सवाल होगा, तब ये सबके सब एक होंगे। आज जरूरत इस बात की है कि फेडरलिज्म भी रहे और यूनिटरी कैरेक्टर भी रहे। मुझे लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का इत्यादि, वहाँ पर हमको फेडरलिज्म की स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी, लेकिन ये सारे दल वहाँ पर फेडरलिज्म की स्ट्रेंथ के लिए काम करेंगे। और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो वहाँ पर ये उस यूनिटरी कैरेक्टर की बात करेंगे जिस यूनिटरी कैरेक्टर में फेडरलिज्म कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और सॉलिडारिटी के साथ सरवाइव करेगा। और हम शायद एक ऐसे लोकतांत्रिक, सेक्युलर, डाइवर्स, प्लूरल भारत को फिर उभरते हुए देखेंगे, जो पिछले इतने वर्षों से लगातार पीछे जा रहा है। शायद ये ट्रेडिशनलिटी मॉडर्निटी की वो टकराहट भी हो सकती है, जिसमें मॉडर्निटी वह है जो सेक्युलर है, मॉडर्निटी वो है जो इंक्लूजन है, मॉडर्निटी वो है जिसमें इक्वलिटी और जस्टिस है। यहाँ पर ट्रेडिशनलिटी को हम एक डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस और एट्रोसिटीज के रूप में देख रहे हैं, और वो अगर टूटता है तो ये हमारी राजनीति के लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट होगा। और शायद वही टर्निंग पॉइंट हमें, भारतवर्ष को ना, एक विश्व राजनीति के अंदर उसी केंद्र पर ले जाएगा जिस केंद्र की बात हम नेहरू के युग में या मनमोहन सिंह के युग में करते थे। जी प्रोफेसर राजीव, चलते चलते लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू। ये जो भी अभी है, ये इट्स एक सही दिशा की ओर कदम है, समय अभी लगेगा। अभी मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि ये जो सारे अपोजिशन पार्टीज की जो मीटिंग है, ये भारतीय राजनीति, 21वीं शताब्दी की भारतीय राजनीति में एक पैराडिमिक चेंज होगा। और इस पैराडिमिक चेंज में हम राजनीति के उद्देश्यों के अंदर एक ऐसा बदलाव देखेंगे जो बदलाव हिंदुस्तान की आम जनता के पक्ष में हाल फिलहाल मुझे जाता हुआ नजर आता है।
मैं ये तो नहीं कह सकता कि भविष्य क्या होगा, लेकिन इस राजनीतिक बदलाव ने, इस राजनीतिक करवट ने कई तरह के संभावनाएं और कई तरह की आशाएं हमारे सामने उत्पन्न की हैं, और हम फिर एक बार लोकतांत्रिक भारत की पुनर्उत्पत्ति की जो आशा है, उस आशा को देख रहे हैं।